अब बात करेंगे कभी कभी कैश को छोड़ करके भी कुछ और ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें किसी कंपनी को पैसे चुकाने हैं तो वो पैसे चुकाने की जगह डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में अंशों को भी, शेयर्स को भी हमने इशू किया था। कब? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई आपने किसी से सामान खरीदा हुआ है, कोई वेंडर है, कोई विक्रेता है, या कुछ परिसंपत्तियां आपने खरीदी हुई हैं और खरीदने के बाद से आपने उनको पैसे नहीं दिए, आपने उनको बोला कि हम आपको डिबेंचर्स दे देंगे। क्या बोला आपने? कि हम आपको डिबेंचर्स दे देंगे। तो जैसे हम लोग शेयर्स इशू करते थे वैसा ही सीन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या है कि इसी को देख लेते हैं। तो कभी कभी कंपनी वेंडर से की गई खरीद के लिए रोकड़ के स्थान पर ऋण पत्र जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी कंपनी है और आप उनको ये बोल दे रहे हो कि हम आपको इतने % का डिबेंचर इशू कर दे रहे हैं। और आप कर सकते हो किस किस तरह से कर सकते हो? वही एट पार पे कर सकते हो, सममूल्य पे कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो और बट्टे पे भी कर सकते हो। अच्छा, इसी पर बेस्ड एक उदाहरण देखेंगे। एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर का पूरा रेपिटेशन है, बहुत अच्छा है। दोनों चैप्टर्स आप करेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर भी पूरा रिकॉल हो जाएगा और सेकंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। दोनों ही आपको याद भी हो जाएंगे और याद क्या समझना ही है, बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं लेकिन बहुत सिंपल है। तो इसमें इतना टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ठीक से किया हुआ है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। क्या करती है? पूरा पूरा मर्ज कर लेती है ना। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है, अब बड़ी कंपनी ने दूसरी छोटी कंपनी को खा लिया, एक बड़ी मछली ने दूसरी छोटी कंपनी को छोटी मछली को खा लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जो छोटी कंपनी है ना, उसके अपने क्या होते हैं, उसके पास अपना ही एक एसेट्स तो होते ही हैं, परिसंपत्तियां तो होते ही हैं, उनका जो भी है, उनकी टीम है, उनका ऑफिस है। ठीक है, परिसंपत्तियों में भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स को भी काउंट करते हैं, उसको अभी के लिए हटा देते हैं, क्या होता है उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो परिसंपत्तियां उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो जो परिसंपत्तियां उसको हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन साथ में कभी कभी इनकी देनदारियां भी बाकी होती है। क्या बाकी होती है? देनदारियां। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं और उस कंपनी की स्थिति कैसी है कि 20 लाख रुपए की मान लीजिए उसके पास परिसंपत्तियां, एसेट्स हैं, लेकिन 5 लाख का उनका कर्जा भी है उनके ऊपर। तो जब आप उस कंपनी को एक्वायर करोगे ना तो 20 लाख तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उस कंपनी के द्वारा जो 5 लाख बाकी लोगों को पैसे दिए जाने हैं वो भी तो आप ही दोगे। तो आप क्या मानोगे कि 20 लाख तो आपको मिला लेकिन 5 लाख आपका चला गया। तो आप जो नेट है, ठीक है, निवल जिसको हम लोग बोलते हैं, निवल परिसंपत्तियां ही काउंट करोगे और वो कितनी आ जाएंगी? 15 लाख आ जाएंगे इस वाले केस में। तो फिर हम लोग 15 लाख के हिसाब से ही डिबेंचर्स इशू करेंगे। आ रही बात समझ में? क्या करेंगे? 15 लाख के हिसाब से ही डिबेंचर्स इशू करेंगे। नेट एसेट्स की बात हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? कई बार कुछ कंपनियां दूसरी कंपनियों से परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ उनकी देनदारी को भी हाथ में ले लेती हैं। ठीक है, कब होता है? सामान्यतः जब दूसरी कंपनी का पूरा व्यवसाय खरीद लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है। तो क्या करते हैं? वो जो खरीद है ना, या परचेस कंसिडरेशन हमारा है, वो नेट एसेट्स के बराबर होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एसेट्स में से आपने लायबिलिटीज को घटा दिया। इस पर भी एक एग्जांपल देख लेंगे। अभी कुछ चीजें और आती हैं जो आपको एग्जांपल करने के बाद में बता दूंगा, अभी भी एक बार बता देता हूं। होता क्या है कि कभी कभी आपने जितने का भी नेट परिसंपत्तियां खरीदा, मान लीजिए यही जो उदाहरण था, आपने 15 लाख का आपको डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, लेकिन आपने 15 लाख की जगह क्या कर दिया? 16 लाख के इशू कर दिया। ठीक, तो जो आपने 1 लाख अतिरिक्त इशू किया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? गुडविल मान लेते हैं, ख्याति मान लेते हैं। ठीक है, और ख्याति आपने जो फर्स्ट बुक थी उसमें सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो यहां पर हम उसको गुडविल मान करके उसको भी डेबिट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 15 लाख आपका नेट एसेट्स था, तो आपको 15 लाख का इशू करना चाहिए था, लेकिन आपने 15 लाख की जगह पर क्या कर दिया? 14 लाख का इशू कर दिया। कितने का इशू कर दिया? 14 लाख का। तो यहां पर जो डिफरेंस आता है ना, वो हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, इस पर बेस हमारे एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देख पाएंगे। इस वीडियो में बाकी के एग्जांपल्स देखेंगे अभी इसी पर बेस कि कभी कभी क्या हो रहा होता है। नेट एसेट्स वाली बात भी करेंगे और उसके पहले हम लोग जो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं, जिससे हमारा इतना क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया ना कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है या फिर गुडविल वाला जो एस्पेक्ट है, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग एंट्रीज देखेंगे जो जर्नल एंट्रीज है, रोजनामचा की प्रविष्टियां हैं। कब? जबकि हम लोग कैश में नहीं दे रहे हैं ऋण पत्र, किसी से हमने, किसी विक्रेता से, किसी वेंडर से कुछ सामान, कुछ परिसंपत्ति खरीदी और उस स्थिति में हम उसको ऋण पत्र से पैसे चुका रहे हैं, कैश में नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? हम ऋण पत्र जारी कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो एंट्रीज हैं 3 तरह का, सममूल्य यानी कि पार पर है, प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर, और बट्टा यानी कि डिस्काउंट पर। तो क्या क्या होगा? जब आपने परचेस किया एसेट, ठीक है, किसी से खरीदा था, तो आपको पता है कि जो आपका एसेट अकाउंट होता है ना, परिसंपत्ति होती है, वो तो सीधे सीधे एक परिसंपत्ति ही है।
परिसंपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो आपका जो विविध परिसंपत्तियां खाता है उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, नाम पक्ष में एंट्री कर दोगे। लेकिन इसका भुगतान कहां से हो रहा है आप समझिए, आप बैंक से भुगतान कर रहे हो क्या, पैसे दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो। तो इसका जो भुगतान है वो हमने किया नहीं, इसलिए जो हमारा विक्रेता था उसका हमारे ऊपर एक तरह से हमारी कंपनी पर उस विक्रेता का कर्जा हो गया। तो हमारी अगर देनदारी बढ़ रही होती तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो टू वेंडर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट इसीलिए किया है क्योंकि हमारी देनदारी बढ़ गई है, ये समय पर देनदारी है। अब इस देनदारी को हम चुकाएंगे कैसे, ऋण पत्र की सहायता से। अच्छा, तो पहली बार हम लोगों ने क्या किया, पार पर इशू किया। तो पार पर इशू करने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमें 5 लाख रुपए देने हैं और एक ऋण पत्र हमारा 100 रुपए का है, तो हम 5000 ऋण पत्र जारी कर देंगे और हमारा पूरा काम जो है निपट जाएगा। ठीक, क्योंकि 5000 में आप 100 से गुणा करेंगे तो 5 लाख बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो हमारा वेंडर अकाउंट था ना, जिसको हमें पैसे देने थे, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी एक देनदारी थी और देनदारी कम हो रही होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो जो वेंडर अकाउंट है ना, यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो विक्रेता का जो खाता है उसको हमने कर दिया डेबिट। क्या कर दिया, डेबिट। अच्छा, पैसा कहां से आया, पैसा तो आया नहीं, आपने डिवेंचर्स दिए ना उनको, आपने उनको क्या दिया है, पैसे तो दिए नहीं है, कैश बैंक से कुछ तो दिया नहीं, तो कहां से आपने दिया, ऋण पत्र खाते से। अब जो डिवेंचर अकाउंट है ना, उसी को आप क्या कर देंगे, एग्जैक्टली क्योंकि उतने सा ही यहाँ पर जा रहा है, पार पर ही हो रहा है, सममूल्य पर ही हो रहा है। ठीक, लेकिन जब प्रीमियम पर होगा तो क्या होगा, तो सोचिए, प्रीमियम पे होने का मतलब होता है कि आपने वो ऋण पत्र ज्यादा रुपए में बेचा, 100 रुपए का बेचना था, मान लीजिए आपने 10% प्रीमियम पर बेचा तो आपने 110 रुपए का बेचा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट का तो आप सीधा सीधा विक्रेता खाता को तो डेबिट करोगे करोगे, क्यों, क्योंकि आप उसको तो पैसे दे रहे हो, तो आप उसकी प्रति जो देनदारी है वो खत्म कर रहे हो तो उसका तो डेबिट करोगे, क्योंकि देनदारी कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो तो आप डेबिट कर दोगे अकाउंट। लेकिन अब पैसे जो आपने दिए वो किस तरह से दिए, पैसे तो दिए नहीं है, ऋण पत्रों के आधार पर दिए। और ऋण पत्र में भी दो चीजें हैं, एक तो ऋण पत्र का समूल्य और साथ में ऋण पत्र में ही आपने प्रीमियम पर भी दिया है। ठीक है, तो प्रीमियम पर दिया है तो वो वाला प्रीमियम वाला अकाउंट में भी जो पैसा होगा उसको हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, दो चीजों को हम लोग इस बार क्रेडिट करेंगे। पहला तो ऋण पत्र खाते से, ये क्या हो जाएगा, तो समूल्य उस हिसाब से आ जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू। ठीक है, जो भी समूल्य था 100 रुपए का था, तो 100 रुपए में जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं उनका गुणा किया और उसको ही हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको आप कर दोगे क्रेडिट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो दोनों एंट्रीज हैं, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, यानी कि प्रीमियम और बट्टे पर, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने जितना पैसा चुकाना था अब आप प्रीमियम पर बेच रहे हो, तो आपने समूल्य पर तो दिया ही दिया, साथ में जो प्रीमियम वाला अकाउंट पैसा उसको भी आप जोड़ोगे, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और उसका नाम क्या होगा अकाउंट का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आगे बात समझ में। अच्छा, अब डिस्काउंट वाले केस में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट वाले केस में उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, आपको 100 रुपए का डिवेंचर था लेकिन आपने 100 की जगह 90 में बेच दिया, तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ रहा है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट देने में क्या हो जा रहा है, आपको ज्यादा डिवेंचर्स इश्यू करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट में भी पैसा चला जाएगा, तो अब जो डिस्काउंट वाला अकाउंट होगा उसको भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। पहले तो आप वेंडर्स का कर रहे थे, जो आपका विक्रेता था उसी का कर रहे थे, लेकिन साथ ही में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डिस्काउंट है, जो बट्टे पर है, उसको भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए बट्टे पर निर्गमित ऋण पत्र खाते को भी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, एट प्रीमियम में दो खाते ऐसे हैं जिनको आप क्रेडिट कर रहे थे, यहां पर दो खाते ऐसे हैं जिनको आप डेबिट कर रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। विक्रेता खाते को डेबिट करना है हर जगह पर, वो तो अपने को पता ही है। ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से, यानी कि हमने उसको क्रेडिट किया हुआ था, से हम लिखते ही तब है, टू का मतलब क्या हो जाता है, से, इंग्लिश में लिख देते टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसको हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम दो अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, बट्टे पर निर्गमित ऋण पत्र खाता, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्यों, क्योंकि जितना डिस्काउंट आपने दिया है ना, उसके लिए आपको अतिरिक्त ऋण पत्र जारी करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंट्रीज। अब इसी पर आधारित कुछ उदाहरण है, उसको देखते हैं। अब एक हमारी जीएस राय कंपनी लिमिटेड है, इसने क्या किया हुआ है, एसेट्स खरीदे हैं, बुक वैल्यू है 99,000 रुपए की। तो जो भी आपने परिसंपत्तियां खरीदी हैं उसका पुस्तक मूल्य कितना, 99,000 रुपए का, किसी दूसरी फर्म से। अब इन्होंने आपस में समझौता किया हुआ था कि जो भी पैसे देने होंगे वो पैसे की जगह 11% के डिवेंचर्स आपको दे देंगे, तो 11% के ऋण पत्र देंगे, जिसका फेस वैल्यू है कितना, 100 रुपए का। तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है, ऋण पत्र है, और ऐसे 11% वाले जो डिवेंचर्स है वो आपको उससे पे कर देंगे। ठीक, फिर क्या हुआ, अब एज्यूम डिवेंचर्स हैव बीन इशूड, मान लेते हैं कि हमें जो भी निर्गमित करना था ऋण पत्र को वो कर दिया गया है। तीन केसेस हैं, एक बार एट पार यानी कि समूल्य पर किया गया है, दूसरा 10% डिस्काउंट यानी कि 10% बट्टे पर किया गया है, और तीसरा 10% प्रीमियम पर इशू किया गया है। अब हमें बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है, तो इसमें बहुत आसानी से समझिएगा। आपके पास पहला केस देखिए, एट पार है, 99,000 रुपए आपको पे करने हैं,
पार का मतलब क्या होता है, सम मूल्य पर। सम मूल्य का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का था तो 100 रुपए ही मानेंगे उसको। तो आप कुल मिलाकर के 990 क्या इशू कर दोगे, ऋण पत्र जारी कर दोगे। एकदम सिंपल बात है। 990 को आप 100 से गुणा करोगे, 99,000 आ जाएगा। ठीक, दूसरा वाला केस क्या है, 10% डिस्काउंट पे आप कर रहे हो। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, आप 100 रुपए का जो आपका ऋण पत्र था वो आप इनको 90 रुपए में बेच दे रहे हो, सस्ते में बेच दे रहे हो। ठीक है, कितने में बेच दे रहे हो आप, 90 रुपए में। और है कितना टोटल, कितना अमाउंट पे करना है, 99,000 का। तो 99,000 को आप जब 90 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 0 से 0 चला गया, 9 से आपने काटा तो 1 आ गया, 0 यानी कि 1100 इस बार आप ऋण पत्र जारी करोगे। कितने जारी करोगे, 1100। और तीसरी बात समझ लो, जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपने 100 पे नहीं बेचा, 10% प्रीमियम पे बेचा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 की जगह आप 110 पर बेचेंगे। तो जब आप 110 पर बेचेंगे और आपको देने हैं 99,000 रुपए, तो 99,000 को आप क्या करोगे, 110 से भाग दे दोगे, 0 चला गया, 1199, तो यहाँ पर आपके 900 आ गए। तो आप सीधी सी बात है, जो आप प्रीमियम पर बेच रहे हो इसका मतलब आप महंगा बेच रहे हो। तो आपको कुल मिलाकर के जो डिबेंचर्स देने हैं, क्योंकि आप ऋण पत्रों से ही दे रहे हो तो कम ऋण पत्र देने पड़ेंगे, तो वो कितने आ गए आपके, 900 आ गए। जब आप डिस्काउंट पर दे रहे हो तो आपको ज्यादा ऋण पत्र देने पड़ेंगे, 1100 आ गए। ठीक है, और जब आप पार पे दे रहे हो तो इन दोनों के बीच की संख्या आएगी तो 990 आ गई। अच्छा, अब जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो आपने संपत्ति खरीदी है, तो पहली संपत्ति जब खरीदी है तो आपकी सन्ड्रीज एसेट्स अकाउंट जो है ना, सन्ड्री एसेट्स वो बढ़ जाएगा। तो परिसंपत्ति बढ़ती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स, यानी कि जो आपकी विविध परिसंपत्तियां वो बढ़ गई, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे 99,000 से। और आपने एक तरह से पैसा तो दिया नहीं है, तो एक तरह से उधार पे मान सकते हैं। तो जो वेंडर्स अकाउंट है, यहाँ पर हम अकाउंट लिख सकते हैं, जो आपका विक्रेता का खाता है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 99,000 से। ये तो हमारी पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री में हम इनको निपटा देंगे। ठीक है, निपटाने का मतलब क्या हुआ कि कुछ और मतलब नहीं, निपटाने का मतलब है कि हम क्या कर देंगे, जो भी वेंडर को पैसे देने तो वो दे देंगे। तो वेंडर को जो पैसे दिए जाने हैं वो हमारी एक तरह की देनदारी है। अब देनदारी जब कम हो रही होती तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक, तो पैसे नहीं दे रहे लेकिन हम दे क्या रहे हैं, यहाँ पर ऋण पत्र दे रहे हैं। तो 99,000 हमें देना था, तो 99,000 से ही हम पूरा पूरा वापस करेंगे। तो 99,000 से हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा वेंडर्स का अकाउंट। ठीक, अच्छा, लेकिन कहां से दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, बैंक से नहीं जा रहा है, ना कैश जा रहा है डिबेंचर खाते से। तो इसलिए लिखेंगे टू, अब ये गलत लिखा हुआ है, 10% नहीं होगा, यहाँ पर 11% होगा। क्यों, क्योंकि ये डिबेंचर कितना इंटरेस्ट दे रहा है उसकी बात है। जो डिस्काउंट वगैरह वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर भी 10% लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यहाँ पर भी 11% होगा। इस तरह की कई गलतियां हैं एनसीईआरटी बुक्स में, इसके लिए देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ऋण पत्र है ना, उस खाते से ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पूरा पूरा पे कर दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि आप कितने दे रहे हो डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। अलॉटमेंट ऑफ यहाँ पर लिखा जा सकता है 990 डिवेंचर्स टू वेंडर्स एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा होगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब जब हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम की बात करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप समझिए, जैसे डिस्काउंट वाले देख लेते हैं। ये जो आपको डिस्काउंट का था, आप कितने दे रहे हो इनको, 1100 डिवेंचर्स दे रहे हो। तो था कितने का, जो उसकी फेस वैल्यू वो कितनी थी, 1100 दे रहे हो, और 100 रुपए का था, तो आपका कुल मिलाकर के आप 1,10,000 रुपए की चीज दे रहे हो। लेकिन उनको दे कितने में रहे हो, देना कितना था, 99,000। ठीक, तो आप उनको तो डेबिट कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर 11,000 का अंतर आ रहा है। ये 11,000 का अंतर क्यों आ रहा है, समझ रहे हो। ये 11,000 का अंतर इसलिए आ रहा है, इसी को आप डेबिट कर दोगे तो डेबिट साइड पर ही आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ से आसानी से दिख गया कि किधर डेबिट होगा। अपने आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इधर 1,10,000 है, इधर 99,000 पहले से था, तो ये जो गैप है वो इसी तरफ तो आएगा, क्योंकि इसी तरफ कम है। तो ये जो बैलेंस है वो क्यों आया, वो आया वास्तव में आपने डिस्काउंट कर दिया ना। तो जब आपने डिस्काउंट पर इश्यू किया हुआ है तो इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको आप डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पर 11,000 का डेबिट हो जा रहा है, आपको अपने आप ही दिख गया था। ठीक, तो ध्यान रखना है कि जब आप डेबिट कर रहे हो तो ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये लॉजिक पता ही है कि यहाँ पर 1,10,000 आ रहा है, यहाँ पर 99,000 आ रहा है, तो गैप तो इधर ही बन रहा है। अगर आप ऐसे एक ट्रिक की तरह समझ लो याद करने के लिए, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो गया, 11,000 का, और यहाँ पर आप लिखोगे अलॉटमेंट ऑफ 1100 डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स हो जाएगा ऑफ ₹100 इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10% टू द वेंडर। ठीक, अच्छा हो गया। अब अगली बार क्या हो रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है, तो प्रीमियम वाला केस भी देख लेते हैं। प्रीमियम वाले केस भी बहुत आसान है। प्रीमियम वाले केस में, एक मिनट इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। प्रीमियम वाले केस में क्या हो रहा है भाई, आपने बेचा कितने का, 110 का, तो आपने कुल मिलाकर के 900 डिवेंचर्स दिए। तो 900 डिवेंचर्स का आप 100 रुपए के हिसाब से आप वास्तव में कितना दे रहे हो उनको, 90,000, लेकिन आपको देना तो 99,000 था। तो जो एंट्री हो रही थी 99,000 तो आप डेबिट कर रहे थे। अब यहां पर अगर 90,000 आ रहा है तो कितना बच रहा है, 9,000। ये 9,000 कहां से आएगा, ये 9,000 वास्तव में आपने उनको क्योंकि प्रीमियम पर बेचा है, तो उस प्रीमियम से भी उनको जो 99,000 रुपए देना था उसकी भरपाई हो गई। 90,000 तो आपका डिवेंचर की फेस वैल्यू से हुआ, 9,000 जो है वो प्रीमियम वाले हिस्से से उनकी भरपाई होगी जो आपको वेंडर को देना था। तो यहाँ पर 9,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझने की बात है। अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट हो गया आपका,
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम से आप पे कर रहे हो इसलिए 9,000 से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, पार पे यानी कि सब मूल्य पर, प्रीमियम पर यानी कि प्रीमियम पे, और डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर जो हम लोग अपने डिबेंचर्स को बेच रहे हैं या इशू कर रहे हैं, कब, अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब कैश की जगह कुछ और हमें पे करना है उस वाले केस में। अब इसी में हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि कभी कभी हम लोग नेट एसेट्स की बात करते थे, निव्वल परिसंपत्तियों की बात करते थे। जैसे अगला उदाहरण, इसको आप आराम से समझिए, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रोमी लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, एक्वायर किया है कपिल एंटरप्राइजेस को। ठीक, तो कपिल एंटरप्राइजेस को जब खरीदा तो इनको 20 लाख की तो परिसंपत्तियां मिली उसमें, लेकिन कपिल एंटरप्राइजेस के 2 लाख के लेनदार मिल गया, सॉरी क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, मतलब क्या हुआ, 20 लाख की मुझे बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, सारी चीजों कुछ मिला करके 20 लाख की परिसंपत्तियां मिल रही हैं। लेकिन कपिल एंटरप्राइज किसी और को 2 लाख रुपए देने वाले था, तो कपिल एंटरप्राइजेस का जो उधार था वो कितने का था, 2 लाख का था। अब मैंने पूरी कंपनी खरीद ली तो वो उधार भी तो मुझे देना पड़ेगा। तो अब कुछ विविध हमारे पास लेनदार आ जाएंगे, विविध क्रेडिटर्स आ जाएंगे, जिनको बोल सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री मतलब विविध होता है इंग्लिश में। तो अब क्या हुआ, इस वाले केस में जो हमारी नेट देनदारी बन रही है वो कितने की बन रही है, 20 लाख तो आपकी परिसंपत्तियां थी, 2 लाख उसमें से आप घटा दोगे, क्योंकि वो आप किसी और जो उसी कंपनी के लेनदार है उनको देना पड़ेगा ना, तो 20 में से आप 2 घटा दोगे तो आपको बचेगा 18 लाख। तो ये 18 लाख सिंपल वो अमाउंट हो जाएगा जिसके लिए आप डिवेंचर से पैसे दोगे, डिवेंचर्स के थ्रू। अब डिवेंचर्स से दे रहे हो, पैसे तो दे नहीं रहे, तो डिवेंचर्स आप कितने इशू करोगे, 18 लाख के हिसाब से निकालोगे। अब क्या है, इशूड 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 18 लाख अगर है, इसमें आप 100 से भाग दोगे तो आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे, 18,000। तो 18,000 आप डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र जारी कर दोगे। अच्छा, बस इतनी सी बात है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्री में क्या करना है, पहले आपने परिसंपत्ति खरीदी, परिसंपत्ति कितने की है, 18 लाख की नहीं है, वो तो नेट परिसंपत्ति है ना। सब परिसंपत्ति आई आपके 20 लाख की, तो सन्ड्री एसेट्स में आपको कितना आ गया टोटल, 20 लाख। लेकिन इसमें कपिल एंटरप्राइजेस का आपका कुल कितना बना, 18 लाख की परिसंपत्ति नेट है, लेकिन 2 लाख जो है वो आपके क्रेडिटर्स को देना पड़ रहा है, जो कपिल एंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स थे आप उनको दे रहे हो। तो कपिल एंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स को देने वाला अमाउंट भी हम लोगों ने क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया, हमारी पहली एंट्री बन गई। अब जो दूसरी एंट्री है उसमें क्या हो रहा है, कपिल एंटरप्राइजेस को आपको पैसे देना है, किस हिसाब से देना है, 20 लाख के हिसाब से नहीं, क्योंकि नेट तो 18 लाख है ना। अब 18 लाख में आप 18,000 उनको डिवेंचर्स दे रहे हो, और यहाँ पर किस पर हो रहा है, एट पार हो रहा है, सममूल्य पर हो रहा है। सममूल्य पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, 18,000 हम लोगों ने शेयर्स निकाल दिया था, सीधा आपने 18 लाख से डेबिट कर दिया कपिल एंटरप्राइजेस को, आपने उनको पेमेंट किया, और साथ में जो 8% डिवेंचर वाला अकाउंट था उसको आपने 18 लाख से क्रेडिट कर दिया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस एक जो नई चीज थी वो ये देखी थी कि हम लोग एक एडिशनल एंट्री कर रहे होते हैं, कब, जब आप उन लोगों को जो पेमेंट है वो किस तरह से कर रहे होते हो, नेट एसेट्स निकालने वाली बात होती है। एंट्री कोई एडिशनल नहीं है, बस ये है कि नेट एसेट्स आपको निकालना है, पूरा 20 लाख का नहीं देना था, 18 लाख का देना था, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब एक और बात मैंने आपको बीच में ही बताई थी वीडियो में, जिसमें ये था कि कभी कभी मान लीजिए इसी वाले केस में 18 लाख की जगह मैंने उनको 22 लाख रुपए के, कितने का, 22 लाख रुपए के डिवेंचर्स दे दिए। तो देने तो 18 लाख के थे, दे 22 लाख के दिए, तो जो 4 लाख अतिरिक्त दिया है ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गुडविल में मान लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग ख्याति बोलते हैं हिंदी में, तो गुडविल की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर 18 लाख की जगह 15 लाख ही मैंने दिए, तो 3 लाख रुपए नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा पूंजी आरक्षित खाता होता है, उसमें हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जब गुड वाली साइड गुडविल की तरह काउंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक, अच्छा, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग अपने अगले उदाहरण में देखेंगे, जिसमें कुछ और उदाहरण करने पड़ेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज, तो अगले वीडियो में इसको देखेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। उम्मीद है कि आपको जो भी क्वेश्चंस थे, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस इसलिए कराता हूँ ना कि एक थ्योरी पढ़ लिया आपने, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन और प्रैक्टिस बेस्ड ही सब्जेक्ट है हमारा, और इसमें आपने थ्योरी पढ़ी, उसी पर बेस्ड आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।